हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 पढ़ रहे थे, सेकेंड बुक का नियोजित विकास की राजनीति। उसका पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नियोजन, यानी कि नियोजन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ यहाँ हेडिंग बताऊंगा, ठीक है। तो परीक्षा आपको हेडिंग से ही लिखने होंगे क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आपको नोट करने होते हैं, सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर ही बताऊंगा और बता दूंगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखी है मैंने नियोजन। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सोवियत संघ की नियोजित विकास की व्यवस्था से प्रभावित होकर भारत ने भी नियोजन को अपनाया। अब जानते हैं नियोजन होता क्या है, ठीक है। वर्तमान के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना नियोजन कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे नियोजन क्या है। यानी कि फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे करने के लिए हम क्या करें, कोई योजना बनाएं, है ना। यानी कि कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे हमारा भविष्य भी अच्छा हो, वर्तमान तो हो ही अच्छा हो, भविष्य आने वाला जो टाइम है वो भी अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसे लक्ष्य के लिए हम नियोजन बोलते हैं, यानी कि कोई ऐसी योजना जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम नियोजन। योजना आयोग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। नियोजन का मतलब यानी कि भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। तो भविष्य को कैसे हम निर्धारित करें, तो इसके लिए एक योजना तैयार करी गई जिसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, कि 5 वर्षों का लक्ष्य रखा कि 5 वर्षों में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। यानी कि एक टारगेट रख लिया कि 5 सालों में हमें इस क्षेत्र में काम करना है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो उन्हें जानते हैं हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से, ठीक है। तो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। पंचवर्षीय योजना से अभिप्राय देश में 5 सालों के लिए विकास करने की योजना से है। यानी कि देश के अंदर जो 5 सालों को विकास करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। उसी के अंतर्गत किसी देश का विकास किया जा सकता है, ठीक है। विकास करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो समझ गए होंगे। उससे आगे देखते हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। यानी कि अगर योजनाएं कौन तैयार करेगा तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे बोलते थे योजना आयोग। इसका नाम आगे चल के बदल जाता है, अभी देखेंगे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। तो ये सन भी याद रखो, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक है। तो अगर आप सही से पढ़ लोगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में मिल जाएंगे, ठीक। तो इसका गठन कब किया गया था, 1950 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। अब योजना आयोग का नाम कब बदला गया था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग से नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। तो ये बात भी याद रखोगे, योजना आयोग का नाम अब हो गया है नीति आयोग। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। अब देखेंगे पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हमारी हेडिंग है पंचवर्षीय योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये, ठीक है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में लागू किया गया था। तो ये 5 साल के लिए लागू की जाती है। एक पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। तो 1951 में लागू होगी तो ये कितने तक चलेगी, 1956 तक, ठीक है। और ये योजना 1956 तक चली, 1951 में लागू हुई, 1956 तक चली, ठीक है। इस योजना के मुख्य योजनाकार थे के एन राज, ठीक है। तो इनका नाम भी याद कर रखोगे। जो प्रथम
योजना 1951 में लागू हुई थी, 1956 तक चली। इसके योजनाकार थे KN राज। ठीक है, इसका उद्देश्य था कृषि पर केंद्रित। ठीक है, तो इसका मुख्य फोकस कृषि पर था कि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है, यानी कि अच्छी उपज को कैसे प्राप्त किया जाए, देश के लिए गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए और भूमि को कैसे सुधारा जाए। तो इसका पूरा फोकस भूमि सुधार पे था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1956 में, 61 तक चलती है ये 5 साल। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को 1956 में लागू किया गया और ये 1961 तक चली। और इसके मुख्य योजनाकार कौन थे? PC महालनोबिस। ठीक है, PC महालनोबिस थे। तो ये भी याद रखोगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चली। इसका उद्देश्य था बड़े उद्योगों का विकास करना। इसका मतलब कृषि से संबंधित थी, ये उद्योगों से संबंधित थी। यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किससे संबंधित थी? उद्योगों के विकास से संबंधित। क्योंकि आज़ादी के बाद देश में ज़्यादा विकास नहीं थे, ना उद्योग थे ना कारखाने थे, है ना। तो बड़े उद्योगों का विकास करना और देसी उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि देश के अंदर जो उद्योग हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। यातायात को कम करना और निर्यात को बढ़ाना। यातायात का मतलब खाने पीने की चीज़ें या कारखाने में जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आ रही थी। ठीक है, तो यानी कि आयात को कम किया जाए, यानी कि बाहर से कम मंगाया जाए और अपने देश से निर्यात की जाए, चीज़ें बाहर को भेजी जाएँ। तो इसका उद्देश्य था आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ाना। ठीक है, और इसका उद्देश्य और क्या था? बिजली, यातायात, इस्पात और संचार आदि का विकास करना। देश में उस समय ना तो बिजली थी ना कारखाने थे, इन सारी चीज़ों का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट का मतलब है खाने पीने की चीज़ों से संबंधित, यानी कि देश में भुखमरी फैल गई, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देने के कारण भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। जब सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देना शुरू किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? मैंने अभी पढ़ाई होगी, है ना। उद्योगों से संबंधित थी वो। जब मतलब सरकार ने उद्योगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, कारखाने, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो देश के अंदर भुखमरी फैल गई, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई। इसका कारण था, एक तो मतलब सरकार का ध्यान था सारा का सारा उद्योगों की तरफ। दूसरा क्या हुआ? 1962 में चीन से युद्ध के कारण कृषि को नुकसान हो गया, कृषि चौपट हो गई। सरकार किसानों के लिए अच्छे किस्म के बीज और रासायनिक खादें उपलब्ध ना करा पाई, इसकी वजह से ना ही ऋण उपलब्ध करा पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? खाद्यान्न में कमी आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन्हीं चीज़ों को यानी कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति उस दौर को कहा जाता है जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। हरित क्रांति आने से क्या हुआ? खाद्यान्न में कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? जो गरीब किसान थे वो भी अमीर हो गए। ठीक है, देश में खाद्यान्न की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने खाद्यान्न की वृद्धि पर ध्यान दिया। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। वो कौन से थे? अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराना। सरकार ने क्या किया? किसानों के लिए ज़्यादा पैदावार के बीजों को उपलब्ध कराया, जिससे क्या हुआ? कृषि उपज बढ़ गई। और क्या किया? किसानों को भूमि अनुसार उत्पादन की सलाह दी, यानी कि किसानों को ट्रेंड किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? किसान को अधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। किसानों को ऋण दिया गया, यानी कि कर्जा दिया गया सरकार के द्वारा, जिससे क्या हो? वो अपनी फसल को अच्छे से बो पाएँ, पानी लगा पाएँ, रासायनिक खादें दे पाएँ। ठीक है, जिससे क्या हो? पैदावार बढ़ सके। और उन्हें कर्ज दिया गया कृषि बोने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, यानी कि इसके कुछ नेगेटिव फैक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव। ठीक है, हर चीज़ के भी होते हैं, है ना। तो इस सकारात्मक प्रभाव कौन से थे, यानी कि इसके पॉजिटिव फैक्ट कौन से थे? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति आने से क्या हुआ? यानी कि जो कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना, है ना। कृषि मतलब किसानों ने
कमाल करके दिखाया, बहुत ज़्यादा कृषि उपज भाई, जिससे क्या हुआ, हमें आयात करना नहीं पड़ा, दूसरे देश से खाने पीने की चीज़ें नहीं मंगानी पड़ी। भारत आत्मनिर्भर बन गया, ठीक है, यानी कि खुद के ऊपर डिपेंड हो गया। कृषि में नई तकनीकी का प्रयोग किया गया उस दौरान, ठीक है, यानी कि पहले देसी हलों के द्वारा कृषि होती थी, ट्रैक्टर वगैरह, है ना, नए नए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया और कृषि को व्यापारिक बनाया गया, यानी कृषि के द्वारा व्यापार भी होने लग गया। उससे पहले क्या होता था, हमें विदेश से चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें लानी पड़ती थी, अब क्या हो गया, हम विदेश में भी बेचने लग गए, निर्यात करने लग गए। इसके नकारात्मक प्रभाव कौन से थे वो देख लेते हैं। केवल गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि जो हरित क्रांति कुछ ही गिनी चुनी फसलों के ऊपर लागू हो पाया। जैसे गेहूं और चावल का तो उत्पादन बढ़ा, ठीक है, लेकिन सारी फसलों के लिए ये हरित क्रांति लागू नहीं हो पाई, यानी कि बाकी फसलों के लिए फेल हो गई। और क्या हुआ, हरित क्रांति का जो क्षेत्र था वो सीमित रहा, यानी कि जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, गुजरात तक ही सीमित रह गई, ठीक है। और क्या था, गरीब किसान और अमीर किसानों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया, यानी कि जो किसान अमीर था और इसका उत्पादन बढ़ने से वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, गरीब गरीब ही रह गया, तो गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।